हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुचि जैन फ्रॉम लक्ष अकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एक्ट लेकर आई हूँ एमपी एडीपीओ के लिए, जिसका नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। इसके पहले हम एमपी एडीपीओ के लिए 2 माइनर एक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। तो जिन लोगों ने वो एक्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगी, तो वो एक्ट्स आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये नया एक्ट कंप्लीट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए एंड आगे फॉरवर्ड किया कीजिए। और लाइक इसलिए किया कीजिए क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे अपनी टीचिंग स्किल्स में कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ नया तरीका कोई मैं अपनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने एक्ट में। आज जो है एमपी एडीपीओ के जो माइनर एक्ट्स थे उनका 3rd नंबर का एक्ट हमने उठाया है। 2 सबसे शॉर्टेस्ट एक्ट हमने कंप्लीट किए, सबसे छोटे वाले सबसे पहले उठाए थे हमने, आज हमने 3rd नंबर का उठाया है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। इसको हिंदी में कहा जाता है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। इसमें टोटल 19 धाराएं हैं। इसमें कितनी धाराएं हैं? टोटल 19 सेक्शंस हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था पिछले प्रीवियस जो भी माइनर एक्ट्स के वीडियोस डाले हैं कि एमपी एडीपीओ के जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें प्री होता है, प्री के बाद सीधा इंटरव्यू होता है, मेंस नहीं होता है। इसलिए हमें इस एक्ट में जितने भी एक्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे, अभी एमपी एडीपीओ के जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें 32 सब्जेक्ट्स थे, तो सारे एक्ट्स में से बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं आए थे, क्वेश्चंस ओवरव्यू टाइप के थे। तो इसमें ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन आएंगे, आपको टिक लगाना होता है। लेकिन क्योंकि 32 सब्जेक्ट्स हैं, भले ही मेंस नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन 32 सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें बेर एक्ट की एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से ध्यान में रखना होता है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको चार्ट्स प्रिपेयर करते जाना है। तो आई थिंक आपने चार्ट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से ये एक्ट शुरू कर रही हूँ, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ किस तरीके से मैंने बताया था आपको। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ट कैसे बनाने हैं। एक तो आपको सबसे पहले चार्ट बना लेना है, आपको याद होना चाहिए, नाम ही याद होना चाहिए। पहले तो 32 सब्जेक्ट्स के नाम याद करिए कि कौन कौन से एक्ट हैं, विथ एक्ट उनका ईयर, ताकि आपको ईयर दिमाग में रहे। ईयर दिमाग में रहने से क्या होगा, जो 2 डेट हम पढ़ते हैं, एक तो प्रेसिडेंट की असेंट वाली डेट की किस तारीख को ये अधिनियमन किया गया इस एक्ट का, जिसको हम अधिनियमन की तारीख, डेट ऑफ इनेक्टमेंट बोलते हैं। फिर इन्फोर्समेंट की तारीख कि लागू किस तारीख से हुआ। तो वो डेट्स याद रखने में अगर हमें उस एक्ट का ईयर याद है तो बहुत आसानी होती है। तो जैसे इसका एक्ट का जो ईयर है वो है 1958, साथ में लिखा हुआ है, ये देखिए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। तो ये याद रखना है। अब सेकंड चीज, जो 2 डेट है, तो इस एक्ट को किस तारीख को राष्ट्रपति की सहमति मिली, जिसको बोला जाता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट या अधिनियमन की तारीख, तो वो डेट है 16 मई 1958। 16 मई 1958 को इस पे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और उस दिन से ये जो बिल था अधिनियम में परिवर्तित हो गया, इसलिए ये अधिनियमन की तारीख हो गई। इसके बाद डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, तो जिस तारीख को राष्ट्रपति ने इस एक्ट पे हस्ताक्षर किए थे उसी तारीख को इस एक्ट को लागू भी करवा दिया गया, इसलिए इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, अधिनियमन की तारीख और लागू होने वाली तारीख या प्रवर्त होने वाली तारीख दोनों सेम है, मतलब 16 मई 1958। तो दोनों इसमें जो डेट है सेम है। और जो हमने बाकी के 2 एक्ट्स पढ़े थे उनमें डेट्स अलग थी। आपको दिमाग में रखना है, 3 एक्ट्स होने वाले हैं, तीनों एक्ट्स की डेट्स याद होना चाहिए। यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या थी और इनेक्टमेंट डेट क्या थी, आप कमेंट करके बताएंगे। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, स्त्री अशिष्ट रूपण की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या थी, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके एक और चीज होती है जो कि होता है एक्ट नंबर। मैंने बताया था कि एडीपीओ के एग्जाम में एक्ट नंबर भी पूछ लेते हैं,
तो एक्ट नंबर जस्ट टाइटल के नीचे लिखा होता है, देखिए यहाँ पर जस्ट ये जो हेडिंग है इसके जस्ट नीचे ये एक्ट नंबर लिखा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। तो इस अधिनियम का एक्ट नंबर क्या है? 20। यंग पर्सन का एक्ट नंबर क्या था? 93। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का एक्ट नंबर क्या था? 60। ये आपको याद रखने के क्रम से, ठीक है। तो ये एक आप चार्ट बनाइए, उसमें 32 एक्ट्स के पूरे नाम लिखिए, एक साइड एक्ट नेम, एक साइड आपका आ जाएगा एक्ट नंबर, और सारे 32 एक्ट्स के एक तरफ नाम लिखिए, एक तरफ उनके एक्ट नंबर लिखिए और याद कर लीजिए। अब आप ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उनके ईयर के क्रम में उनको एक जैसा बना लें कि भाई सबसे पहले कौन से ईयर में कौन सा एक्ट आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। ये आप अपनी अपनी ट्रिक्स से आप बना सकते हैं चार्ट। आप बनाएं और मेरे साथ शेयर करें कमेंट में कि आपने कौन सी ट्रिक से अपना जो है चार्ट बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट नंबर हो गया, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट हो गई। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की क्या है? 16 मई 1958। एक्ट नंबर क्या है? 20। अब इसका ऑब्जेक्ट, तो हमेशा हर एक्ट के बाद जो डार्क लाइन में, बेयर एक्ट में डार्क शब्दों में कुछ 2-3 लाइनें लिखी होती है, वो होता है उसका ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। इसका उद्देश्य है अपराधियों को परिवीक्षा पर या सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ दिए जाने के लिए और इससे संबंध बातों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। ये थोड़ी क्लिष्ट हिंदी होगी, इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, पहले एक बार इंग्लिश में भी हम रीड करेंगे। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ। ये कह रहे हैं कि अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ना है या सम्यक भर्त्सना पर छोड़ना है, इसके लिए ही ये एक्ट बनाया गया। इसका ऑब्जेक्ट बस इतना सा है। प्रोबेशन, जिसको हिंदी में वर्ड दिया गया है परिवीक्षा, इसका मतलब होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है परखना, या इसको हम कहें कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है लेकिन वो स्वभावतः अपराधी नहीं है, उससे हो गया बाय चांस वो अपराध, वो क्रिमिनल नहीं है, कोई हो गया, कोई छोटा मोटा अपराध हो गया, तो ऐसे पर्सन को विधि कहती है कि अगर हम हर उस पर्सन को जो अगर कोई छोटा अपराध करता है और जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है पुराना, अगर हम उनको सजा देते रहेंगे और जेल भरते रहेंगे तो उससे क्या होगा, वो नहीं है क्रिमिनल तो वो क्रिमिनल्स के बीच में रहकर क्रिमिनल बन जाएगा। इसलिए ऐसे पर्सन्स को जिनका कोई आपराधिक पुराना रिकॉर्ड नहीं होता है और जिन्होंने कोई छोटा अपराध किया, वो छोटा अपराध कौन सा होगा वो हम आगे सेक्शंस में देखेंगे, तो ऐसे पर्सन्स को परिवीक्षा पर, प्रोबेशन पर छोड़ देना चाहिए ताकि वो व्यक्ति जो है अपराधी ना बने आगे चलकर। हो सकता है उससे प्रोवोकेशन में, क्रोध में आकर के हो गया हो, जानबूझकर उसने नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया, धोखे से हो गया हो, तो ऐसे पर्सन्स को हम प्रोबेशन मतलब उसको हम कुछ टाइम पीरियड के अंडर सुपरविजन में रखेंगे, उसको परखेंगे, देखेंगे कि ये व्यक्ति जिसने अपराध किया है ये आपराधिक प्रवृत्ति का ही है या इससे हो गया है अपराध। तो जो प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन का शाब्दिक अर्थ होता है परखना, मतलब उसको परखो व्यक्ति को थोड़े टाइम के लिए और फिर उसको बिना सजा के छोड़ दो, ये होता है प्रोबेशन। दूसरा होता है भर्त्सना, ड्यू एडमोनिशन, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है एडमोनिशन। एडमोनिशन या भर्त्सना का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में डांटना, फटकारना, सिर्फ आप डांट फटकार के छोड़ दो। एक छोटे मोटे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कई बार होता है कि बच्चे होते हैं, आजकल 11th-12th क्लास के बच्चों को माँ बाप दे देते हैं गाड़ी, अब वो उसको बिल्कुल गाड़ी को एरोप्लेन बना के उड़ाए जा रहे हैं, तो बीच में जो ट्रैफिक पुलिस वाला है अगर उसको लग रहा है कि ये आगे चल के रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करेंगे, हो सकता है इनका जो है एक्सीडेंट हो जाए या सपोज करिए हो भी जाए, तो अब उन्होंने देखा, तो अब नॉर्मली उसको अगर ले जाया जाएगा, 21 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसको डांट फटकार के भी कोर्ट जो है एक बार समझाइश देकर के भी उसको अलग कर सकती है, मैटर को खत्म कर सकती है, ये देखते हुए कि हाँ ठीक है बच्चे हैं अभी इनको नहीं हम सजा का प्रावधान दें। अगर उनको पहली बार में सजा दे दी, हो सकता है बाद में जाके वो बड़े अपराधी बन जाए। तो ये थोड़ा सा विधि का एक सोच है जिसके कारण ये एक्ट बनाया गया है। तो भर्त्सना मतलब डांट फटकार करके छोड़ देना। आगे प्रोविजंस में बताया गया है कि कब कौन सी कंडीशन होगी जिसमें डांट फटकार करके छोड़ देंगे या
कब नहीं छोड़ेंगे, क्या एज लिमिट होना चाहिए, वो आगे की सेक्शंस में हम देखेंगे। तो ये तो हो गया इसका सिंपल ऑब्जेक्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। इसमें एक चीज और क्या कि ये भारत गणराज्य के 90वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो, बी इट्स इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 9th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये हर एक्ट में ये ईयर भी दिया रहता है, तो थोड़ा सा हम इसको भी याद रखेंगे कि इंडियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कौन से ईयर में, 9th ईयर में पारित हुआ। बस याद रखना है डेट्स, क्योंकि एमपीडीपीओ में ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया मीन्स भाई 1950 में रिपब्लिक हुआ था हमारा भारत, तो तब से 1950 के ईयर से के कितने बाद ये एक्ट अधिनियमित हुआ। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में तो 1950 के बाद 9वें वर्ष में 9th ईयर में ये एक्ट पारित हुआ। तो थोड़ा सा बस डेट्स याद रखते चलना। उसके लिए सिंपल तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, 32 एक्ट्स लिखिए, उनके एक्ट नंबर लिखिए, एक चार्ट बनाइए, फिर 32 एक्ट्स के नाम लिखिए, उनकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट का एक चार्ट बना लीजिए, डेट ऑफ इनेक्टमेंट का एक चार्ट बना लीजिए, और आपका ये भारत गणराज्य रिपब्लिक डे का एक चार्ट बना लीजिए। इसमें चार्ट्स का बहुत काम है। आप जितने ज्यादा चार्ट्स बनाएंगे आपको उतना फायदा होगा, लर्न करने में इजी होगा, क्योंकि इसमें आपको ये डेट सिर्फ लर्न करनी, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं होता। जिसने जितना अच्छा लर्न किया उसका उतनी जल्दी पेपर क्लियर होगा। चार्ट्स बनाइए। चार्ट्स बनाने से जब हम कोई चीज लिखते हैं तो आधी से ज्यादा चीजें वैसे ही हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, और जब आप खुद की ट्रिक्स बनाकर लिखेंगे कि हमें किस फॉर्म में उसको लिखना है, तो वैसे भी आपको आधी से ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शंस पे। सेक्शन 1, हर एक्ट की सेक्शन 1 सबको पता होगी, अब तो रट गई होगी वीडियो सुन सुनकर। क्या होती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इसकी भी पहली सेक्शन वही है, शॉर्ट टाइटल। मैंने आपको बार बार हर वीडियो में रिपीट किया है कि शॉर्ट टाइटल क्या होता है, फुल टाइटल क्या होता है, बट दुख की बात यह है कि मैं हर वीडियो में आपसे पूछती हूँ कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 लोग ही कमेंट करके रिप्लाई करते हैं कि फुल टाइटल क्या होगा। तो कृपया करके रिप्लाई करें, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों में से कितने लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। तो शॉर्ट टाइटल है इसका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। जो एक्ट का नाम होता है वही उसका शॉर्ट टाइटल होता है। तो आपको मुझे बताना है कि इस एक्ट का फुल नेम क्या है, और मैं चाहूंगी कि इस बार कम से कम 20 लोग तो रिप्लाई करें। आगे देखते हैं। तो इसका शॉर्ट टाइटल तो क्या हो गया, यही प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। फिर बताया गया ये कहाँ कहाँ लागू है। तो इसमें ध्यान रखना है अमेंडमेंट हो चुका है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से अब ये एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हम पढ़ते आए हैं, जिसमें हम हमेशा पढ़ते थे कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा अब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी लागू है। याद रखना है आपको। तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। नाउ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। संपूर्ण भारत पर ये अधिनियम लागू है, जम्मू कश्मीर पर भी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद इसका प्रारंभ, तो प्रारंभ हम पहले ही देख चुके हैं। 16 मई 1958 को जो ये है प्रारंभ हुआ, लागू हुआ। नेक्स्ट सेक्शन है इसकी डेफिनेशन, सेक्शन 2। धारा 2 में क्या बताई गई है? परिभाषाएं। ज्यादा परिभाषाएं नहीं है इसमें, गिनती की 4 परिभाषाएं हैं। चौथी परिभाषा में भी परिभाषा नहीं है, बस ये बताया गया है कि जो शब्द इसमें परिभाषित नहीं है वो कहाँ परिभाषित है। पहले हम देखेंगे फर्स्ट। इसमें सेक्शन 2A हिंदी में का में डिफाइन किया गया है संहिता को, कोड को। तो कोड का क्या मतलब है? तो इस एक्ट के पर्पस के लिए यहाँ पर कोड से मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब इस एक्ट में जब हम इस एक्ट को पढ़ते हैं तो जहां जहां इस एक्ट में कोड वर्ड आया उसका क्या मतलब है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। कोड का मतलब है सिंपल, याद ही हो गई होगी। 2A डिफाइंड कोड मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट है 2B प्रोबेशन ऑफिसर। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है जो एक्ट का नाम होता है डेफिनेशन क्लॉज में उस वर्ड की जो डेफिनेशन होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन उसको पूछना है तो वो क्या पूछेगा? वेयर इज डिफाइंड प्रोबेशन ऑफिसर अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। तो 2B में परिवीक्षा अधिकारी की परिभाषा दी गई है प्रोबेशन ऑफेंडर की। क्या है परिभाषा? देखते हैं। परिवीक्षा अधिकारी से वह अधिकारी अभिप्रेत है
जो धारा 13 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है या उस रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रोबेशन ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन 13। धारा 13 में जिसको रिकॉग्नाइज किया है प्रोबेशन ऑफिसर के तौर पे, या धारा 13 के अंतर्गत जिसको प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, वो मतलब है प्रोबेशन ऑफिसर का यहाँ डेफिनेशन के अंतर्गत 2B। तो आपको इधर सिर्फ क्लॉज याद रखना है, 2B में डिफाइंड है प्रोबेशन ऑफिसर। सी में देखते हैं क्या है। गांव में है विहित प्रिस्क्राइब, जो हम कभी नहीं पढ़ते क्योंकि विहित प्रिस्क्राइब मतलब जो इस एक्ट में बताया गया है वही मतलब होता है, कभी नहीं पढ़ना इसको। फोर्थ में ये कहा गया है ऐसे शब्द और पद जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं लेकिन परिभाषित नहीं किए गए हैं और दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस संहिता में क्रमशः उनके हैं। Words and expression used but not defined in this act and defined in the Code of Criminal Procedure shall have the meaning respectively assigned to them in that code। तो ये सिंपल डी क्लॉज ये कह रहा है कि जितने भी वर्ड्स इस एक्ट में यूज किए गए हैं और अगर वो यहाँ डिफाइन नहीं किए गए हैं तो उनको, अगर वो सीआरपीसी में डिफाइन किए गए हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में डिफाइन किए गए हैं, तो उन वर्ड्स का मीनिंग हम वहीं से लेंगे। जो वर्ड्स का मीनिंग सीआरपीसी में बताया गया है वही वर्ड्स अगर इस एक्ट में यूज है तो उनका भी मीनिंग वही होगा जो कि सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2। अब शुरू होती है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चार्ट्स बनाइए। चार्ट्स को बना करके कमेंट में बताइए आपने बनाया या नहीं बनाया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोगों को सहायता मिल सके। अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सभी फ्री होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है वीडियोस देख के उनका भी मन बन जाए पढ़ने का। तो थोड़ा सा पब्लिक वेलफेयर आप भी कीजिए, मैं तो कर ही रही हूँ, आप भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब आपसे एक बात और कहना है कि जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है MPADPO करके। तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस जो है मैंने डाल दिए हैं, तो आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके MPADPO के सारे बैरेक्ट्स के जो सारे माइनर एक्ट्स जो कंप्लीट करा दिए वो देख सकते हैं। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियो की लिंक शेयर होती है, तो आप वहां से पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसी एक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे।